नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, कई बार ये देखा जाता है कि लोन डिफॉल्ट केस में खास करके पर्सनल लोन की ईएमआई डिफॉल्ट या फिर क्रेडिट कार्ड्स का जो भी बिल जनरेट हुआ है उसका डिफॉल्ट। ऐसे मामले में अधिकतर जो लोन कंपनियां होती हैं वो लोन के डिफॉल्ट और लोन के बोरोवर के ऊपर बीएनएस की धारा 318 316 के तहत केस मुकदमा कंप्लेंट दर्ज करवा देती है या फिर धोखाधड़ी या फिर जालसाजी का दोस्तों केस मुकदमा दर्ज करवा देती है। कई बार किसी किसी केसेस में लोन कंपनियां बैंक एनबीएफसीज लोन के डिफॉल्ट और लोन के बोरोवर के ऊपर दोस्तों एफआईआर भी दर्ज करवा देती है। अब ऐसे मामले में दोस्तों होता क्या है, कई बार आगे चलकर लोन के डिफॉल्ट और लोन के बोरोवर लोन कंपनी इन दोनों की आपसी सहमति से लोन अकाउंट को सेटल्ड कर दिया जाता है। मतलब कि जो भी सेटलमेंट का अमाउंट है वो लोन के डिफॉल्ट और लोन के बोरोवर के द्वारा लोन कंपनी को दे दिया जाता है दोस्तों। और ऐसे में आगे चलकर लोन कंपनी बैंक एनबीएफसीज के द्वारा लोन के डिफॉल्ट और लोन के बोरोवर को एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर एनडीसी नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाता है कि भाई अब कोई भी अमाउंट आपको हमें देना नहीं है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, लेकिन होता क्या है, कई केसेस में, अधिकतर केसेस में ये देखा जाता है कि आपराधिक जो मामले दर्ज होते हैं, धोखाधड़ी जालसाजी वाले जो मामले जो दर्ज होते हैं लोन के डिफॉल्ट और लोन के बोरोवर के ऊपर, कई बार ये मामले कोर्ट में चलते रहते हैं। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामला सेटल्ड हो गया है, एनओसी जारी कर दी गई है, एनडीसी जारी कर दी गई है, बट फिर भी दोस्तों लोन के डिफॉल्ट और लोन के बोरोवर के ऊपर दर्ज किए गए आपराधिक मामले कोर्ट में चलते रहते हैं दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, क्या सेटलमेंट समझौता होने के बाद भी क्या ये आपराधिक मामले, धोखाधड़ी जालसाजी वाले मामले, क्या लोन के डिफॉल्ट और लोन के बोरोवर के ऊपर आगे चल सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम इसी के ऊपर विस्तार में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे कि क्या लोन सेटलमेंट होने के बाद एनओसी एनडीसी लोन कंपनी के द्वारा जारी हो जाने के बाद भी क्या लोन के डिफॉल्ट और लोन के बोरोवर के ऊपर दर्ज धोखाधड़ी जालसाजी के जो मामले हैं, जो आपराधिक मामले हैं, क्या ये आगे चलाए जा सकते हैं दोस्तों? डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो क्लास के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में 29 मई 2026 को दिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले और एक जजमेंट के बारे में भी आज हम इस वीडियो क्लास के अंदर विस्तार में चर्चा करेंगे दोस्तों कि इस जजमेंट का इस लोन डिफॉल्ट वाले मामले से क्या कनेक्शन है दोस्तों। केस का नाम, केस का टाइटल नोट कर लीजिए दोस्तों। केस का नाम है विजय कुमार केला एंड अनदर वर्सेस सीबीआई एंड अनदर। दोस्तों, इस मामले में हुआ क्या था? इस मामले में डियर फ्रेंड्स, लोन के डिफॉल्टर लोन के बोरोवर का डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल डीआरटी के समक्ष दोस्तों समझौता सेटलमेंट हुआ था लोन कंपनी के साथ में। अब ऐसे मामले में दोस्तों लोन कंपनी ने लोन के डिफॉल्टर लोन के बोरोवर को एनडीसी नो ड्यू सर्टिफिकेट या फिर एनओसी जारी कर दिया था कि भाई अब कोई भी अमाउंट आपको हमें देना नहीं है, आप कर्ज मुक्त हो गए। दोस्तों, अब हुआ क्या, ऐसे में आगे चलकर 2 साल के बाद लोन कंपनी ने लोन के डिफॉल्टर लोन के बोरोवर के ऊपर धोखाधड़ी और जालसाजी का एक केस मुकदमा दर्ज करवा दिया दोस्तों। अब ऐसे में लोन का डिफॉल्टर काफी टेंशन में कि भाई सेटलमेंट समझौता हो गया है तो फिर ये आपराधिक मामला क्यों? तो ऐसे में यह जो मामला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचता है दोस्तों। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई जब इस मामले में दोनों पक्षों की सहमति से जब समझौता हो गया, सेटलमेंट हो गया है, तो फिर इस प्रकार के आपराधिक मामले क्यों चलाए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो इस धोखाधड़ी जालसाजी वाले मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इमीडिएटली क्रैश और रद्द कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब समझौता सेटलमेंट हो गया है तो फिर ये मामला क्यों चलाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है। ये कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, ये अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ है। डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लोन डिफॉल्ट के जो मामले होते हैं वो पूरी तरीके से सिविल वाद के मामले होते हैं। ये जो है, ये सब कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, ये सब वित्तीय मामले हैं। और ये जो धोखाधड़ी और जो जालसाजी का जो ये मामला दर्ज करवाया गया, इसके अंदर
सिविल वाद का जो पुट है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब कि सिविल वाद का जो इंग्रेडिएंट जो घटक है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे मामले को आगे चलाकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सजा पॉसिबल ही नहीं है। और ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, ये वित्तीय लेन देन है, और क्लियर कट इसमें दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला सिविल वाद का मामला है। और ऐसे में इस मामले को आपराधिक तरीके से अभी चलाया जा रहा है, इवन दो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामला सेटल्ड कर दिया गया है, फिर भी दोस्तों। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कह दी कि लोन डिफॉल्ट के मामले ये वित्तीय मामले होते हैं, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, और ऐसे में इस मामले में आपराधिक मामला चलाना ये गलत है, और खास करके सेटलमेंट होने के बाद पूरी तरीके से गलत है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि यदि चीटिंग एंड फ्रॉड का कोई मामला यदि आपके ऊपर दर्ज है, और ऐसे में इस मामले में यदि आपसी समझौते से लोन कंपनी लोन के डिफॉल्टर के बीच में समझौता सेटलमेंट हो जाता है, तो धोखाधड़ी, 420, जालसाजी, ऐसे मामले आगे नहीं चल पाएंगे दोस्तों। तो इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उपयोग करके आपके खिलाफ में यदि सेटलमेंट होने के बाद भी धोखाधड़ी या फिर आपराधिक मामले चलाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार के आपराधिक मामले को दोस्तों आप आराम से रद्द और क्वैश करा सकते हैं इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के माध्यम से दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कई बार मैं अपने बहुत सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना यह कोई अपराध नहीं है दोस्तों। यहां पे लोन के डिफॉल्टर लोन के बोरोवर ने सिर्फ एक अग्रीमेंट को ब्रीच किया है दोस्तों, एक संविदा का उल्लंघन किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है दोस्तों। और किसी अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करना ये अपने आप में एक सिविल वाद है दोस्तों, एक सिविल डिस्प्यूट है। तो ऐसे में ये मामले सिविल न्यायालय में जाने चाहिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है, लोन कंपनियां, बैंक एनबीएफसीज इन मामलों को दोस्तों अपने तरीके से घुमा फिरा कर, झूठे आरोप, फॉल्स एलिगेशंस लगाकर, इसको क्रिमिनल कलर देके इस मामले को दोस्तों आपराधिक मामला बनाकर इसे क्रिमिनल केस में कन्वर्ट करके कोर्ट में चलाती है दोस्तों। और लोन के डिफॉल्टर लोन के बोरोवर को एक हैरेसमेंट करने का एक ये टैक्टिस और प्रैक्टिस हो सकता है दोस्तों, डियर फ्रेंड्स। तो यदि ऐसा कोई मामला आपके खिलाफ में दर्ज है, तो दोस्तों आप इस मामले को, इस आपराधिक मामले को जो आपके खिलाफ में दर्ज है, बीएनएस 318, 316 का, चीटिंग एंड फ्रॉड का, विश्वासघात का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, ऐसे मामलों को यदि आप चुनौती देंगे दोस्तों, इसको चैलेंज करेंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों ऐसे मामले पूरी तरीके से रद्द और क्रैश कर दिए जाएंगे। आप हाई कोर्ट में चाहिए इस मामले को दोस्तों क्रैश करवाइए, क्रैश दोस्तों, क्रैशिंग के लिए जाइए हाई कोर्ट में। ऐसे मामले नहीं चल सकते हैं। आज भी ऐसे मामले क्यों चल रहे हैं? क्योंकि लोन का डिफॉल्टर लोन का बोरोवर इन मामलों को फेस कर रहा है। इन मामलों में बीएनएस 318, 316 के मामले में दोस्तों एडवोकेट लगाकर केस को चला रहा है, तारीख पे तारीख डेट्स ले रहा है, लेकिन इस मामले को हाई कोर्ट में लेके जाकर क्रैशिंग के लिए नहीं जा रहा है, इसको रद्द करवाने के लिए नहीं जा रहा है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स भी आई है कि लोन डिफॉल्ट के मामले में आपराधिक मामले कैसे दर्ज हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल। यदि ऐसा है तो ऐसे मामले नहीं चलाए जा सकते हैं। आपराधिक मामले कब बन सकते हैं दोस्तों? यदि लोन के डिफॉल्टर लोन के बोरोवर का फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्ट, यदि उसका बैड इंटेंशन है कि भैया मैं लोन ले लिया हूं, अब मुझे लोन भरना ही नहीं है, और उसने फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग, उसने पहली ईएमआई ही डिफॉल्ट करना चालू कर दी, पहली, दूसरी, तीसरी, एक भी ईएमआई नहीं भरी, और वहां पे इंटेंशन सिद्ध हो जाता है कि भैया इसका बैड इंटेंशन था कि लोन लेना है और बाद में लोन नहीं भरना है। अगर ऐसा कुछ बैड इंटेंशन दिखाई देता है तो फिर आपराधिक मामला बन सकता है। लेकिन कई मामलों में यह देखा जाता है कि लोन का बोरोवर कई ईएमआई भरने के बाद
आगे डिफॉल्ट करता है किन्हीं विषम परिस्थिति और चलते आर्थिक हालातों के कारण लोन की ईएमआई को नहीं भर पाता है। और कई बार ऐसे मामलों में भी लोन के डिफॉल्ट और लोन के बोरोवर के ऊपर चीटिंग एंड फ्रॉड का केस मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है बीएनएस की धारा 318 और 316 के तहत दोस्तों। क्रेडिट कार्ड्स के डिफॉल्ट के मामले में भी कई बार लोन के डिफॉल्ट और लोन के बोरोवर के ऊपर दोस्तों आपराधिक मामले दर्ज करवा दिए जाते हैं। लोन का बोरोवर क्रेडिट कार्ड्स का जो होल्डर है वो कई बिल्स को रेगुलर भरते आता है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड जो होल्डर है वो कई सालों से क्रेडिट कार्ड्स यूज कर रहा है और हर महीने की जो बिल है उसको प्रॉपर भर रहा है, एकदम बराबर भर रहा है दोस्तों। और अचानक कभी कोई मेडिकल इमरजेंसीज आ गई, जॉब लॉस हो गया, काम धंधा व्यापार में नुकसान हो गया, तो ऐसे में यदि वो 3 से 4 बिल्स को ओवरड्यूज को यदि वो डिफॉल्ट कर देता है तो ऐसे मामले में भी मैंने देखा है दोस्तों लोन के डिफॉल्टर लोन के बोरोवर के ऊपर चीटिंग एंड फ्रॉड का, विश्वासघात का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस मुकदमा कंप्लेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज करवा दिया गया है दोस्तों, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो ऐसे मामलों को यदि आप चैलेंज करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों ऐसे मामले लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आपराधिक मामले दर्ज कब होते हैं? जब लोन का डिफॉल्टर लोन का बोरोवर लोन लेते समय फर्जी दस्तावेज, गलत डॉक्यूमेंट्स देता है, टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ में छेड़खानी करके उसके अंदर बदलाव, अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन करके कोई डॉक्यूमेंट्स देता है दोस्तों, बातों को छुपाकर, फैक्ट को छुपाकर दोस्तों लोन लेता है, तो ऐसे में आपराधिक मामले बन सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है अधिकतर लोन कंपनियां जब लोन देती है तो वो बहुत ही स्ट्रांगली डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करती है, बहुत ही स्ट्रांगली। आधार कार्ड, पैन कार्ड, घर पे होम विजिट्स करना, बिजनेस प्रूफ को चेक करना, इनकम प्रूफ को चेक करना, बहुत स्ट्रांगली चेक करती है। बट फिर भी पता नहीं कैसा गलती कर देते हैं बैंक एनबीएफसीज वाले कि भैया तुमने गलत फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इसीलिए हम आपके ऊपर ये आपराधिक मामले दर्ज करवा रहे हैं। दोस्तों ये ध्यान देना कि यदि ऐसा कोई मामला चल रहा है, एक बात नोट कर लेना, इसको चैलेंज करो दोस्तों, इसमें अपना पक्ष मजबूती से रखो, आपका डिफेंस मजबूती से रखो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो फेमस जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको आप लगाइए आपके मामले में दोस्तों, और इस प्रकार के मामलों को फेस मत करिए, ट्रायल मत चलाइए, तारीख पे तारीख मत लीजिए। ऐसे मामलों को तुरंत इमीडिएटली हाई कोर्ट में चाहिए और ऐसे मामलों को दोस्तों तुरंत प्रभाव से क्रैश करवाइए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों। यदि आपके खिलाफ में कोई भी मामला चलता है ना तो इसमें डरना घबराना नहीं है। गलत मामला है, फॉल्स एलिगेशंस है, झूठे आरोप हैं, तो इसको चैलेंज करो, इसको जड़ से खत्म करो दोस्तों। यदि ईसीएस सेक्शन 25 वाला मामला है, चेक बाउंसिंग 138 का मामला है, तो ऐसे मामले में आपकी गलती हो सकती है। सेक्शन 25 ईसीएस डिफॉल्ट ये एक ऑफेंस है दोस्तों, सेक्शन 138 चेक बाउंसिंग एक ऑफेंस है, ये गलती आपसे हो सकती है। तो ऐसे मामलों को आप पार्टिसिपेट करिए, आप ट्रायल्स को आप पार्टिसिपेट करिए दोस्तों, और कोशिश करिए कि ऐसे मामलों में आप आगे चलकर सेटलमेंट करवा लीजिए दोस्तों। इस प्रकार के मामलों को लंबा चलाकर कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाएंगे, एडवोकेट वकील की फीस भरते रह जाएंगे, जितने का आपका लोन नहीं है उसका डबल आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में और एडवोकेट को आप देते रह जाएंगे दोस्तों। तो यदि सेक्शन 25 का मामला है, सेक्शन 138 का मामला है, तो ऐसे मामलों को ज़्यादा लंबा न चलाए और कोशिश करें कि ऐसे मामले में सेटलमेंट करवा लीजिए दोस्तों। लोन कंपनी से बातचीत करिए, लोन कंपनी को ओटीएस का प्रपोजल लेटर दीजिए, लोन कंपनी से बातचीत करके मामले को खत्म करवा लीजिए। लेकिन यदि कोई आपराधिक मामला चल रहा है तो ऐसे मामले को चलाना नहीं है, ऐसे मामले को चैलेंज करना है, ऐसे मामले को रद्द करवाना है, खत्म करना है, क्रैश करवाना है दोस्तों, क्योंकि ऐसे मामले अधिकतर झूठे होते हैं दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, यदि ऐसा कुछ आपके साथ में चल रहा है, आप काफ़ी परेशान हैं, यदि कोई आपराधिक मामला आपके ऊपर चल रहा है, तो डियर फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप एक अच्छे किसी बढ़िया एडवोकेट के संपर्क में रहिए दोस्तों, और उनके गाइडेंस और लीगल एडवाइस के माध्यम से दोस्तों ऐसे मामले को ख़त्म करवाइए। यदि आपको मेरी कभी कोई ज़रूरत पड़े, कोई हेल्प यदि आपको चाहिए दोस्तों, तो मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे मैसेज और कॉल कर सकते हैं, मैं आपसे जुड़ जाऊँगा दोस्तों।
डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।